इस राजनेता को अभी अभी ऑनलाइन जेसी वॉटर्स द्वारा बुरी तरह से बेइज्जत किया गया और किसी वजह से अमेरिकियों ने यह तय कर लिया है कि उनके लिए पागल, उन्मादी, इस्लामवादियों के समर्थकों को वोट देना समझदारी है। मेरा मतलब है, इस आदमी ने सच में कहा कि वो शरिया कानून पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं है और इसका कारण भी पागलपन है। और उसने कहा कि नाबालिगों में सेक्स चेंज करवाना खतना के समान है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप समझते हैं कि ये आदमी मिशिगन से डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि है तो आप सच में यकीन नहीं कर सकते। उसने इस इंटरव्यू में खुद ही दिखा दिया कि उसके विचार कितने पागलपन भरे हैं। और सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग कैसे सोच सकते हैं कि वे ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं। लेकिन सुनिए, इसे सुनिए। आपने बचने की कोशिश की, आपने फिर से सवाल टाल दिया। नाबालिगों के लिए सेक्स चेंज, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? ठीक है, क्या हम नाबालिगों के लिए सेक्स चेंज का समर्थन करते हैं? पहले के समय में इसे हाँ कहना बहुत ही पागलपन भरी बात मानी जाती थी, लेकिन जाहिर है ये राजनेता जवाब देने से बचने की कोशिश करेगा और अब तक का सबसे अजीब स्पष्टीकरण देगा। ये है अब्दुल अल सैयद। हाँ, ये मिशिगन में आपके डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि हैं और ये सच में सरकार में जा सकते हैं। अब्दुल अल सैयद, काश मैं कह सकती कि ये मजाक है। देखिए, आप जानते हैं, मुझे याद है कि मैंने अपने कंजर्वेटिव दोस्तों के साथ राइट टू ट्राई कानून पर बेहतरीन बातचीत की थी। हाँ, आप उन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जो आपके दर्शकों को उलझन में डाल रही हैं? बस हाँ या ना क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो एक राजनेता है और वो ग्रीन रेड अलायंस की परिभाषा है। आप अभी देखेंगे। ये विचार कि सरकार को आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आपको किस तरह की स्वास्थ्य सेवा लेनी चाहिए। मुझे बस लगता है कि सरकार को आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आपको किस तरह की स्वास्थ्य सेवा लेनी चाहिए। और अगर आप हैं तो ये आपके डॉक्टर और आपके माता पिता के बीच की बात है। अगर आप इससे असहमत हैं अगर आप इससे असहमत हैं कि स्वास्थ्य संबंधी फैसले डॉक्टर, मरीज और उसके माता पिता द्वारा लिए जाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम बस इस बात पर सहमत हैं कि हम असहमत हैं। लेकिन तो आप जानते हैं, अब्दुल, आप सरकार को एक क्लिनिक आप या एक अस्पताल के डॉक्टर अंदर हैं, लाना सही चाहते है? हैं। सही है। वो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार को आपकी मेडिकल स्थिति में दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, आप सही हैं, सरकारों को नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपके माता पिता मानसिक रूप से अस्थिर है और सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के जननांग काट देने चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? किस बिंदु पर सरकार को इसमें दखल देना चाहिए? और मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो सरकार के हस्तक्षेप में विश्वास करती है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि जब माता पिता विक्षिप्त हों तो बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। और अगर माता पिता या मेडिकल सिस्टम उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार को ये करना चाहिए। आदर्श रूप से माता पिता सामान्य होने चाहिए। आदर्श रूप से डॉक्टर भी मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। हालांकि चीजें बदल गई हैं, इसलिए सरकार को शायद कहना पड़े कि जननांग विकृति एक समस्या है, लेकिन डरिए मत, बात और भी खराब हो जाती है। मैं हूं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि किसी माता पिता का अपने बच्चे का अंग काट देना ठीक है? जाकर पूछ लीजिए। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? मेरा मतलब है, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? क्या आप वाकई ये बातचीत करना चाहते हैं? क्या आपका खतना हुआ है? हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, ये बहुत निजी सवाल है। तुम्हारा खतना हुआ है? जैसी आप ठीक हैं डॉक्टर? तो शायद आपको आगे बढ़ना चाहिए। खतना अलग होता है। मुझे बस लगता है कि ये एक समस्या है कि आप सोचते हैं कि आपको ये तय करने का हक है कि एक माता पिता, डॉक्टर और मरीज के बीच क्या होना चाहिए। और मैं बस ये कह रहा हूं कि हाँ, खतना एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर सर्जरी है। तो अगर आप वाकई में इस बात को उठाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे बस लगता है कि आप लोग इन चीजों के बारे में बात करने में बहुत चयनात्मक है। ये पागलपन है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि खतना बच्चों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है और ये पूरी तरह से जननांग विकृति से अलग विषय है। क्योंकि कई खतना कराए हुए पुरुषों से पूछिए और वे अब भी पूरी तरह से पुरुष हैं। लेकिन एक ऐसे पुरुष से पूछिए जिसका जननांग काट दिया गया हो, क्या वो खुद को पुरुष महसूस करता है? शायद इसमें फर्क है, बस थोड़ा सा, बहुत छोटा, बस थोड़ा सा फर्क। उन्होंने वास्तव में खतने से इसकी तुलना की थी। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करो, ये और भी बुरा हो जाता है। इंटरव्यू सच में और भी बुरा हो जाता है। आपको सुनना चाहिए कि अब्दुल अल सैयद शरिया कानून और आइस के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और जो खास सवाल जेसी वॉटर्स ने उनसे पूछा। ठीक है, अभी एक सेकेंड, वो कहाँ है? चलिए ढूंढते हैं इसे। यहाँ एक आदमी है जो दक्षिण पूर्व एशिया से है। उसने एक बच्चे का यौन शोषण किया। मैंने अभी अभी उसे पकड़ा है। क्या तुम चाहते हो कि वो आदमी मिशिगन में ही रहे, अब्दुल? चलो सुनते हैं उसका जवाब क्या है। तुम बहुत बहुत हैरान हो जाओगे जब सुनोगे कि उसका जवाब अच्छा नहीं है। और जब उससे संघीय बजट के बारे में पूछा गया तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या तुम्हें पता है कि संघीय बजट कितना है? अब्दुल का जवाब है नहीं, और वो उषा वेंस, जेडी वेंस की पत्नी, के पीछे भी पड़ जाता है। और हम इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे प्रायोजकों से एक संदेश। स्किन केयर कंपनियां बड़े बड़े वादे करना पसंद करती हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाती। लेकिन जैसा कि आपने मेरी त्वचा देखी होगी, हाँ, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, आप सोचते हैं कि मैं 10 साल की हूँ।
मैंने सोचा कि मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊं जिससे मैं पसंद करती हूँ, वन स्किन, जो कोई आम स्किन केयर बिजनेस नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी स्किन केयर कंपनी बनने का इरादा ही नहीं किया था। दीर्घायु पर शोध करने वाले 4 PhD वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित, वे सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, त्वचा की उम्र बढ़ना। त्वरित और सतही समाधान कभी भी उनका मकसद नहीं था, और एक बार जब आप इस बदलाव को महसूस कर लेते हैं तो आप कभी पीछे नहीं जाते। मुझे आपको चेतावनी देनी है, मैंने लगभग हर किसी को मना लिया है जिसे मैं जानती हूँ कि वे इसका इस्तेमाल शुरू करें, और मैं आपको भी मनाने वाली हूँ। मेरा मतलब है 10,000 5 सितारा रिव्यू भी एक बहुत मजबूत कारण है। 10 साल से अधिक की दीर्घायु संबंधी शोध पर आधारित वन स्किन आपको अभी और उम्र बढ़ने के साथ भी सबसे स्वस्थ त्वचा पाने में मदद कर रहा है। तो सीमित समय के लिए कोड मीरा का इस्तेमाल करके oneskin.co/मीरा पर वन स्किन को 15% छूट के साथ आजमाएं। ये है oneskin.co पर कोड मीरा यानी MEIRA के साथ 15% की छूट। और जब आप खरीदारी कर लेंगी तो वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना। तो कृपया हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने आपको भेजा है। हमारे शो को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। और जाहिर है, जब वह जेडी पर हमला करता है तो उसकी पत्नी को भी निशाना बनाता है। उसका जवाब बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही शालीन महिला है। आप इसे सुनिए। क्योंकि हाँ, मैंने कभी जेडी की मम्मी और पापा से नहीं मिली, लेकिन मैं उन बच्चों को जानती और प्यार करती हूँ जिन्हें उन्होंने पाला है। आप जानते हैं, उसकी माँ, उसकी मौसी और मामा, और वे हमेशा बेहद प्यार करने वाले ही रहे हैं। मेरा मतलब है, उसकी मौसी तो मेरे लिए दूसरी माँ जैसी हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है तो जरा 1 सेकंड रुकिए। 1 सेकंड, इसके नस्लभेदी संकेतों को सुनिए। तो हाल ही में आपके पति ने अमेरिका में शरीयत कानून के खतरों के बारे में बात की थी, ठीक है? और मिशिगन में एक उम्मीदवार हैं, सेनेट उम्मीदवार अब्दुल एल सैयद, और इसका जवाब देते हुए उन्होंने आपका नाम लिया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके पति, आप जानती हैं, दादा दादी या नाना नानी शायद इस बात से बहुत खुश या संतुष्ट नहीं होंगे कि अब वो एक अंतरनस्ली रिश्ते या शादी में हैं। आपका अब्दुल एल सैयद को क्या जवाब है? तो असल में मैंने आज सुबह ही ये देखा था। मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है, तो मैं इसे मिस कर गई थी, लेकिन किसी ने मुझे ये दिखाया, और मेरा मतलब है, मुझे मानना पड़ेगा, मुझे थोड़ी हंसी आ गई। यही वो है जो वे आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इस्लामिस्ट चाहते हैं कि आप ये माने कि अगर आपको शरिया कानून पसंद नहीं है, जो कि आप जानते ही हैं कि उसमें क्या क्या विश्वास किया जाता है ना, कि ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुत ज्यादा नस्लवादी होना। और प्यारे दोस्तों, ये एक जैसा नहीं है। किसी अलग संस्कृति के व्यक्ति से शादी करना उस तानाशाही धर्म में विश्वास करने जैसा नहीं है जो मानता है कि आपको बाहर जाकर लोगों के सिर काट देने चाहिए। माफ कीजिए। क्योंकि हाँ, मैंने कभी जेडी के मम्मी पापा से नहीं मिली, लेकिन मैं उन बच्चों को जानती और प्यार करती हूँ जिन्हें उन्होंने पाला है। मेरा मतलब है, क्या ही परफेक्ट जवाब था। वो बस ऐसी है जैसे कि ये सबसे बेवकूफी वाली बात है। तो चूंकि हम शरिया कानून की बात कर रहे हैं, तो चलिए सच में जानते हैं कि ये पागल शरिया कानून के बारे में क्या सोचती है। तो शरिया कानून को हटाना श्वेत वर्चस्व है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? क्या आपको पता है कि कैनन लॉ क्या है? जैसी मैं मानता हूं कि आप ईसाई है, सही है? हाँ, मुझे बताओ। ठीक है, तो कैनन लॉ ईसाई कानून का नाम है। मुझे आपकी आस्था अपने तरीके से मानने के अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी आस्था अपने तरीके से मानूं, इसमें क्या समस्या है? कोई भी किसी और पर शरीयत कानून थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी किसी और पर कैनन लॉ थोपने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, यही इनकी नई बात है। इनकी नई बात है कि सब एक जैसा है। माफ कीजिए, अगर यहूदी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और ईसाई कैनन लॉ का पालन कर सकते हैं, तो इस्लामवादियों को शरीयत कानून का पालन करने देना चाहिए नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। फर्क ये है कि शरीयत कानून दूसरों को भी अपने कानून में विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, जैसे कि जजिया टैक्स का विचार। अगर आप इस्लामवादी नहीं हैं तो आपको टैक्स देना होगा और आपको इस्लामवादी से नीचे चलना होगा। आपको अलग तरह के जूते पहनने होंगे और ऐसी तमाम अजीब बातें जिन पर वे विश्वास करते हैं। वे काफिरों में भी विश्वास रखते हैं। अगर आप शरीयत कानून का पालन नहीं करते और वे मानते हैं कि ये उनके धर्म का हिस्सा है, वे एक ऐसा धर्म है जो कब्जे में विश्वास रखते हैं, सचमुच। और इसी वजह से वे बाहर जाते हैं, बातें करते हैं और जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिस्र, मोरक्को, ये सभी देश कभी ईसाई थे, इस्लामवादी नहीं, जब तक वे नहीं आए। और हाँ, तो शरिया कानून की समस्या ये है कि आप इसे सिर्फ अपने परिवार में लागू करने में ही रुचि नहीं रखते, जो अपने आप में ही समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें गैर कानूनी हैं, जैसे 9 साल की बच्चियों से शादी करना। असल समस्या ये है कि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसका पालन करें। और बात यह है, ज्यादातर पश्चिमी लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, जब तक कि आप उसे अपने तक सीमित रखते हैं। ये दिखावा मत कीजिए कि शरिया कानून को फैलाने में कोई रुचि नहीं थी। क्या हम बेवकूफ दिखते हैं? अपने धर्म का पालन करने का अधिकार जैसे आप चाहे। मुझे नहीं पता कि यह विचार कि मैं अपने धर्म का पालन अपनी मर्जी से कर सकता हूं, इसमें क्या समस्या है।
कोई भी शरिया कानून किसी और पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपके इस्लामवादी दायरे में हर कोई शरिया कानून सब पर थोपने की कोशिश कर रहा है, सच में। और फिर से इस आदमी की ओर से और भी ज्यादा बेवकूफी भरे बयान आ रहे हैं। क्योंकि आप असल में सहमत हैं। माफ कीजिए। मुआवजा, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि हमें उस जबरदस्त कर्ज के बारे में ईमानदारी से बात करनी चाहिए जो गुलामी के कारण अश्वेत लोगों पर डाला गया था। नमस्ते सभी को। मैं अब्दुल अल सैयद हूँ। मैं एक इस्लामवादी हूँ और मैं रेड ग्रीन अलायंस में विश्वास करता हूँ। इसी वजह से मैं उन बेवकूफ लोगों को जो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं समझते ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम समाजवादी सोच और मुआवजे जैसी चीजों को आगे बढ़ाएं तो मुझे उनका वोट मिल जाएगा, और फिर जब मुझे उनका वोट मिल जाएगा तो मैं उनसे छुटकारा पा सकता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे धर्म में हम वास्तव में अश्वेत लोगों के बारे में क्या मानते हैं। उनके लिए अलग से विशेष गेटो बनाए जाते हैं। हाँ, माफ कीजिए, मुझे ये बात जोर से नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बस इतना कहना चाहिए था कि हाँ, हमें इन लोगों के प्रति मुआवजे का कर्ज चुकाना है। हेलो, क्या आप बेवकूफ हैं? क्या आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं? मेरे लिए वोट करें। मैं सारी सही बातें कहूंगी और वही बातें कहूंगी जो सुनना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे असल में खुद ही नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। कि आप लोग देश को बर्बाद कर दें। क्या आपको पता है कि अभी संघीय बजट कितना है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन बात यही है। आप लोग चाहते हैं पी अरे सेठ अब्दुल, जो पहले सवाल का आपके जवाब चैनल दो। में काम करते क्या थे, तुम्हें पता वो है कि बढ़ाना चाहते संघीय थे। बजट कितना है? नहीं, मैं बस इसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, अगर तुम बजट के बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। जो आदमी तुम्हारे चैनल पर काम करता था, मुझे लगता है वो द 5 पर छठा होस्ट था। वो हमारी सैन्य बजट को $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाना चाहता था, और तुम्हें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं लगती क्या? ताकि हम एक ऐसी जंग लड़ सके जिससे बाहर निकलने का हमें कोई तरीका नहीं पता और हमारी गैस की कीमतें $5 प्रति गैलन हो जाएं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती जैसी। अगर तुम उन चीजों की बात करना चाहते हो जिन पर हमें सच में खर्च करना चाहिए, तो मेरे लिए वो है स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की देखभाल और अच्छे स्कूल। कितना पैसा खर्च करती है, क्या तुम्हें पता है? देखो, सवाल ये है, तो तुम्हें नहीं मुझे पता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कितना के है। लोग ये कितना खर्च हर कर साल रहे हैं, 7 और मैं उसी पर ट्रिलियन ध्यान डॉलर दे रहा और हूँ। तुम्हारी योजना जेसी हेल्थ केयर सिस्टम को अपने हाथ जैसी में मैं लेने तुम्हें की, बता वो सकता हूँ कि 4 सिस्टम में गड़बड़ी ट्रिलियन है। इसमें समस्या ये है, तो ठीक तुम्हारे मेरा क्या मतलब तुम्हें है, पता है मैं गणित में बहुत अच्छा नहीं हूं। 7.5 मुझे नहीं ट्रिलियन में लगता से कि तुम भी गणित में बहुत 1.5 अच्छे हो, ट्रिलियन क्योंकि कितना होता है? बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर तुम्हें नहीं पता और तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं लगती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर अमेरिकी गणित पर इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। मेरा मतलब मेरा है, मतलब है- फिर से यही बात, बहस की ये बेवकूफी है। अमेरिका बाहर की जंगों पर 1 ट्रिलियन डॉलर क्यों खर्च कर रहा है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे समझते हैं कि अगर उन्हें अपनी पश्चिमी मूल्यों की रक्षा करनी है तो उन्हें दुनिया को पागलपन भरी सोच से भी बचाना होगा। और उदाहरण के लिए, अगर आपको ये पसंद नहीं है कि गैस की कीमत $5 प्रति गैलन हो गई है, तो शायद आप ये भी नहीं चाहेंगे कि गैस कट्टरपंथी इस्लामवादियों के हाथ में हो, जो जब चाहे अपने फायदे के लिए उसे हाईजैक कर सकते हैं। अगर आप सच में अर्थव्यवस्था को समझते तो आपको ये पता होता, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य से ये बेवकूफ लोग नहीं समझते। ये बहुत परेशान करने वाला है। ये लोग बहुत परेशान करते हैं। ये लोग परेशान करते हैं और इन्हें सत्ता में चुना जा रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।